हेलो एवरीवन। बच्चों, हम भारत देश के निवासी हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। हम अपने देश की रक्षा तन मन धन से करेंगे। हमें अपने देश पर गर्व है। ये जो सारी बातें हैं मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, जिसे आज आप समझ पा रहे हो। ये भाषा का मौखिक रूप हुआ और इसी भाषा को अगर आपके कॉपी में लिखा गया है और उसे आप पढ़ रहे हो तो यह भाषा का लिखित रूप हुआ। और आज ऐसे ही भाषा को हमें जानना है। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ है भाषा और व्याकरण। इसमें हमें भाषा को जानना है। जैसे भाषा अर्थात मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाए, वह भाषा होती है। अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट किए जाएं, बताए जाएं, उसे भाषा कहते हैं। इस भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के रूप, पहला रूप है मौखिक भाषा। पहला रूप है मौखिक भाषा, जो बोलकर विचारों का आदान प्रदान करती है, वह होती है मौखिक भाषा। जो बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना मौखिक भाषा का रूप होता है। इसमें अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पिताजी कह रहे हैं, बेटा अखबार ले आओ। यहाँ पर पिताजी ने अपने बेटे को अखबार लाने के लिए कहा, यानी उन्होंने बोलकर उसे बताया। यह हुआ मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप। अगर नेताजी बात कर रहे हैं, नेताजी ने अपने भाषण में कहा, हमें गरीबी को मिटाना है, हमें गरीबी को मिटाना है। नेताजी की यह जो भाषण है, यह जो उनका वक्तव्य है, यह मौखिक भाषा का रूप हुआ। तो बच्चों, ये मौखिक भाषा का रूप है, जिसे बोलकर स्पष्ट किया जाए, बोलकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए, वह मौखिक भाषा होती है। और इस भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, यह भाषा का लिखित रूप हुआ। यह भाषा का लिखित रूप हुआ। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि रजत ने निबंध लिखा। रजत ने निबंध लिखा। रजत कुछ सोचकर अपनी कॉपी में लिख रहा है, निबंध लिख रहा है। अर्थात वो भाषा के ज्ञान को जानता है, भाषा को वो जानता है, इसलिए वह निबंध लिख पा रहा है। वो लिखना अर्थात उसका भाषा का लिखित रूप हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर मेहुल पत्र लिख रहा है, मेहुल पत्र लिख रहा है। मेहुल लिखने का कार्य कर रहा है। वो अपने विचार, अपनी सोच, वह अपने मन के भाव वह पत्र में उतार रहा है। तो मेहुल का पत्र लिखना अर्थात यह हुआ लिखित भाषा का रूप। जिस तरह से यह लड़की कुछ लिख रही है, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी सोच को वो अपनी कॉपी में उतार रही है, यह हुआ लिखित रूप। तो बच्चों, भाषा के ये दो रूप, एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो चलो हम उसे दोहराते हैं। भाषा मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन है। भाषा मन के भाव लिखकर या बोलकर प्रकट करने का साधन है। भाषा के दो रूप हैं।
पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना मौखिक भाषा कहलाता है। बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना मौखिक भाषा कहलाता है। यहाँ पर आपसी बातचीत, बच्चे एक दूसरे के विचार एक दूसरों को स्पष्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ये भी मौखिक भाषा का रूप हुआ। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए, वह रूप लिखित भाषा का होता है। लिखित भाषा लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना भाषा का लिखित रूप है। और इस तरह ये हुए भाषा के दो रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या है, तो चलो हम देखते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा यह परिवर्तनशील है और लिखित भाषा यह अपरिवर्तनशील है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील और लिखित भाषा अपरिवर्तनशील। इसमें अपरिवर्तनशील यानी लिखित भाषा में यह वेद, पुराण और साहित्य को सुरक्षित रखने में सक्षम है। लिखित भाषा अपरिवर्तनशीलता के कारण लिखित भाषा के अपरिवर्तनशीलता के कारण ही वेद, पुराण और साहित्य को सुरक्षित रखने में सक्षम है। लिखित रूप यहाँ पर होने के कारण हम उसे सुरक्षित रखने में सक्षम हो पाए हैं। साहित्य की दृष्टि से यह भाषा अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। लिखित रूप यहाँ पर वेद, पुराण अपने साहित्य का लिखित रूप होने के कारण वह सुरक्षित है और इसीलिए लिखित भाषा यह अधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य की दृष्टि से लिखित भाषा यह अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे हम भाषाओं के बारे में देखेंगे। भाषाएं, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जापानी, चीनी, रूसी आदि। हमारे देश में विभिन्न राज्य हैं और विभिन्न राज्य की विभिन्न भाषाएं हैं, जैसे पंजाब की पंजाबी, बंगाल की बंगाली, तमिलनाडु की तमिल, उड़ीसा की उड़िया, वैसे ही गुजरात की गुजराती, केरल की मलयालम, महाराष्ट्र की मराठी, कश्मीर की कश्मीरी। ये हुई हमारे देश में हर एक राज्य की अलग अलग भाषाएं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की भाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह बहुत से राज्यों में बोली जाती है। हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाते हैं। इस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला। लिपि, स्क्रिप्ट, हर भाषा को बोलने व लिखने का ढंग अलग अलग होता है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बोली, देश के विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जिस तरह मथुरा में ब्रज भाषा, कन्नौज में कन्नौजी, रायपुर में छत्तीसगढ़ी, लखनऊ में अवधी और दिल्ली में खड़ी बोली।
इस तरह से ये बोली क्षेत्र की बोलियां हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं। आज हम उन्हीं 3 अंगों के बारे में जानने वाले हैं। तो भाषा का पहला अंग है वर्ण, जो ध्वनियों से बनता है, जैसे क, अ, प, म। ये जो ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों से ये वर्ण बने और इन्हीं वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। जिस तरह से कप, जल, कमल, ये फल। तो ये जो है वर्णों के योग से शब्द बने। कमल, फल। अगर हम कहें पेड़ पर फल है, तो ये हुआ वाक्य जो सार्थक शब्दों के समूह से बना है। सार्थक शब्दों के समूह से, जिसमें पेड़ यह शब्द बना, पर, फल है, ये जो सारे शब्द हैं, इन सारे शब्दों के समूह से, सार्थक शब्दों के समूह से यह वाक्य बना और इसे ही वाक्य कहते हैं। पेड़ पर फल है, यह जो हमने वाक्य देखा, ऐसे वाक्यों के समूह से, यानी अनेक वाक्यों से यहाँ पर भाषा बनती है। उसी भाषा के बारे में आज यहाँ पर हम जान रहे हैं। अर्थात ध्वनियों से वर्ण बनते हैं, वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और सार्थक शब्दों से वाक्य बनते हैं। ये जो तीनों हैं, वह है भाषा के अंग। इनका स्पष्ट और विस्तृत वर्णन व्याकरण में मिला है। भाषा और व्याकरण ये के बीच शरीर और आत्मा का संबंध है। भाषा जानने के लिए व्याकरण का होना जरूरी है। राधा खा रहा है, यह अशुद्ध वाक्य हुआ। राधा खा रही है, यह शुद्ध वाक्य हुआ। और ये सभी हम व्याकरण के कारण समझ पाए। जिस शास्त्र के माध्यम से हम भाषा का शुद्ध उच्चारण करना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, वह व्याकरण कहलाता है। तो ये हुआ व्याकरण। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, एक वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के माध्यम से हम भाषा का शुद्ध उच्चारण करना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, वह व्याकरण कहलाता है। और इस व्याकरण के अंग है। व्याकरण के अंग में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये व्याकरण के अंग हैं। और इन्हीं अंगों का अभ्यास, इन अंगों की पढ़ाई हम अगली वीडियो में करेंगे।